पूरी तरह मेल खाता है। इतालवी शीतकालीन ओलंपिक में चीनी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश और विदेश में चीनी लोगों को अपार गर्व और खुशी प्रदान की है, जिससे ये त्योहार और भी अधिक सार्थक हो गया है। चीनी राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन का अनुमान है कि स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान देश भर के पोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों की औसत रोजाना संख्या 20.5 लाख से ज्यादा होगी, जो पिछले साल की स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों की तुलना में 14.1% ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान चीनी संस्कृति का अनुभव करने, चीन में घूमने और शॉपिंग करने के लिए दूर से आ रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के आने से खपत बढ़ गई है। चीन के राज्य कराधान प्रशासन के डेटा से पता चलता है कि वर्ष 2025 में डिपार्चर टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में साल दर साल 305% की बढ़ोतरी हुई, जबकि टैक्स रिफंड किए गए सामान की बिक्री की मात्रा और टैक्स रिफंड की रकम में साल दर साल क्रमशः 95.9% और 95.8% की बढ़ोतरी हुई। आने वाले पर्यटकों की शॉपिंग लिस्ट भी धीरे धीरे बदल रही है। इंटरनेशनल ब्रांड के साथ साथ सिर्फ चीन में मिलने वाले उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन की अपनी यात्रा के दौरान कई आने वाले पर्यटक सोशल मीडिया पर जिन हाईटेक उत्पादों पर नजर गड़ाए हुए हैं, उनका अनुभव करने के लिए स्टोर पर खास यात्रा करते हैं। फोल्डेबल स्क्रीन फोन, ड्रोन और भी बहुत कुछ। विदेशी पर्यटक कहते हैं कि चीनी स्मार्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बने होते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं और अविश्वसनीय रूप से अलग अलग तरह के होते हैं। चीनी नववर्ष की छुट्टियों के दौरान चीन की मुख्य भूमि के पर्यटक बड़ी संख्या में हांगकांग में छुट्टियां मनाने आए। हांगकांग आव्रजन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 फरवरी से 20 फरवरी तक हांगकांग आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 11.6 लाख से अधिक रही, जिनमें से 9.8 लाख से अधिक चीन की मुख्य भूमि के पर्यटक थे, जो लगभग 84% थे। इस वर्ष चीन की मुख्य भूमि में नववर्ष की छुट्टियां 9 दिनों तक चली और हांगकांग की सीमा चौकियों पर चीन की मुख्य भूमि के पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। हांगकांग के वित्त सचिव पॉल चान मोपो ने इससे पहले अपने ब्लॉग में कहा था कि चीनी नववर्ष की छुट्टियों के दौरान हांगकांग आने वाले चीन की मुख्य भूमि के आगंतुकों की संख्या 14.3 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें दैनिक आगंतुकों की संख्या में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि होगी। चीन में चल रहे स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों में फिल्मों की धूम मची हुई है। नेटवर्क प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष स्प्रिंग फेस्टिवल पर रिलीज हुई फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 अरब युआन के आंकड़े को पार कर गया। इस साल का चीनी नववर्ष फिल्म बॉक्स ऑफिस 15 फरवरी से शुरू हुआ, जो चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार अंतिम माह के 28वें दिन से लेकर नए वर्ष के 7वें दिन तक चलेगा। इस वर्ष वसंतोत्सव के अवसर पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में कॉमेडी, एक्शन, एनिमेशन और साइंस फिक्शन सहित विविध विधाएं शामिल हैं, जो दर्शकों के लिए एक रंगीन सिनेमाई दावत पेश करती हैं। दर्शकों को अधिक से अधिक फिल्मों से जोड़ने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। 12 फरवरी को चीन के राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन और अन्य विभागों ने 2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष की शुरुआत की, जिसके तहत पूरे वर्ष में कम से कम 12 करोड़ युआन की फिल्म देखने की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वित्तीय क्षेत्र भी इस अभियान में शामिल हो गया है, जहां चीन यूनियन पे ने बैंकों और थिएटर श्रृंखलाओं के साथ मिलकर बहु कूपन छूट की पेशकश की है, जिससे आम लोगों के लिए फिल्म देखना अधिक किफायती और भुगतान अधिक सुविधाजनक हो गया है। 2026 में लगातार तीसरे वर्ष रूस की राजधानी मॉस्को में बड़े पैमाने पर चीनी वसंत उत्सव मनाया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या से ही मानेजनाया चौक और अन्य स्थानों पर वसंत उत्सव बाजारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां प्रतिदिन आयोजित की गई। इसके अलावा वसंत उत्सव की थीम पर आधारित एक विशेष मॉस्को मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और मॉस्को के प्रमुख स्थलों को चीनी लाल रंग से जगमगाया गया। हाल ही में वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास ने राजधानी कराकास के राष्ट्रीय कला महल में चीनी नववर्ष की शुभकामनाएं कार्यक्रम आयोजित किया। वेनेजुएला के एक दर्शक केमिनारेस ने कहा कि वेनेजुएला और चीन के लोगों के बीच मित्रता अटूट है। हम चीनियों को चीनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बेल्जियम स्थित चीनी दूतावास ने बेल्जियम में प्रवासी चीनी संघों के गठबंधन के साथ मिलकर बेल्जियम के डिनेंट शहर में चीनी नववर्ष उद्यान मेला आयोजित किया। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ थी और उत्सव का माहौल छाया हुआ था। चीनी नववर्ष के पहले दिन कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में स्थित प्रसिद्ध सीएन टावर को अश्व वर्ष के स्वागत में लाल रोशनी से सजाया गया। हाल ही में नेपाल के रालीदेपुर में चीनी नववर्ष लालटेन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मेहमानों ने लालटेनों के सामने तस्वीरें खिंचवाई और पारंपरिक चीनी और नेपाली प्रस्तुतियों ने उत्सव के माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। चीन के वांग शिंदी ने शुक्रवार को मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में फ्री स्टाइल स्कीइंग के पुरुषों के एरियल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। ये उनके लंबे करियर का सबसे बड़ा क्षण है। वांग के लिए ये तीसरा ओलंपिक था। इससे पहले वे 2 बार 14वें स्थान पर रहे थे। इस बार उन्होंने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि एक अनोखा इतिहास भी रच दिया। इस जीत के साथ ही वांग शिंदी और उनकी पत्नी शिव मिंगथाओ ने एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2 दिन पहले ही शिव मिंगथाओ ने महिलाओं की इसी एरियल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था। ओलंपिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी एक ही स्पर्धा में पति पत्नी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्थानीय समय के अनुसार 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सीटों के उचित बंटवारे और सदस्यों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे और सुरक्षा परिषद से जुड़े दूसरे मामलों पर अंतर सरकारी बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू त्सोंग ने अपनी आखिरी बात में दोहराया कि जापान अपने ऐतिहासिक आक्रामक कृत्यों पर पश्चाताप करने से इनकार करता है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय शासन को खुलेआम रौंद रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता में दखल दे रहा है और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए नए खतरे पैदा कर रहा है। ऐसा देश स्थायी सदस्यता मांगने लायक नहीं है। जर्मनी के संघीय सांख्यिकी कार्यालय के 20 फरवरी को जारी किए गए नए डेटा के मुताबिक चीन 2025 में एक बार फिर जर्मनी का सबसे जरूरी व्यापारिक साझेदार बन गया, जिसकी कुल आयात और निर्यात मूल्य राशि 251.8 अरब यूरो थी। डेटा से पता चलता है कि 2025 में जर्मनी और चीन के बीच ट्रेड होने वाले सामान की कुल राशि में साल दर साल 2.1% की बढ़ोतरी हुई। चीन 2015 से जर्मनी से आयात का सबसे अहम स्रोत रहा है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानियाँ बेहद पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीन की अन्य लोक कथाएं। वैसे इस कहानी का शीर्षक तो है 7 बहनें, लेकिन इसके अंतर्गत आप सुनेंगे 12 कहानियाँ, जिसमें शामिल होंगे चीन के हान, हुए, मंगोल, म्याओ आदि जातियों की कहानियाँ। 7 बहनें नामक कहानी मुश्किलों का साहस और धैर्य के साथ सामना करने की प्रबल भावना की अभिव्यक्ति है। इसमें एक गुलाम की कहानी, एक ऐसे चरित्र का वर्णन है जो क्रूर शासक के खिलाफ आम लोगों के हित में संघर्ष करता है। संकलन की अन्य कहानियों में भी लोक जीवन की सरल लेकिन गहरी भावनाएं सामने आती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस संकलन की पहली कहानी, जिसका नाम है बेर बीज। एक समय की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में स्थित किसी गांव में एक पुरुष और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी तीव्र लालसा थी कि उनके घर एक संतान हो। वे अक्सर कहते, अगर हमारे एक बच्चा हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी, बेशक वह बच्चा बेर की गुठली की तरह छोटा ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो सचमुच ही बेर की गुठली से ज्यादा बड़ा नहीं था। पति पत्नी फूले अंग न समाये और उन्होंने उसका नाम बेर बीज रख दिया। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते और फिर कई वर्ष बीत गए, मगर बच्चे का कद जरा भी न बढ़ा। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेर बीज, अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जन्म पर बिना कारण ही मुझे इतनी खुशी हुई थी। तुम्हारे जैसे बच्चे का पालन पोषण करने से क्या फायदा है। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा, तुम तो जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हो, जरा भी बड़े नहीं हुए। मैं भी तुम्हारे लिए बेहद चिंतित हूँ। बेर बीज ने माँ बाप को उत्तर दिया, आप दोनों जरा भी चिंता न करें और मेरे कद से मेरी योग्यता की परख भी न करें। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह काम कर सकता हूँ। बेर बीज बहुत मेहनती था। वह रोज कोई न कोई काम करता रहता। शरीर से छोटा होते हुए भी वह बलवान और तंदुरुस्त, और धीरे धीरे उसने बहुत से काम सीख लिए। उसे गधा हाँकने और चलाने का काम भी आ गया। वह दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा ईंधन की लकड़ियां इकट्ठा कर लेता था, क्योंकि वह छत जितनी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता था और इतनी ऊंचाई तक चढ़ सकता था जिसे देखकर दूसरों के दिल दहल जाते थे। पड़ोसी उसके ये कारनामे देखकर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते और अक्सर अपने बच्चों को झिड़कते हुए कहते, देखो, बेर बीज जैसा छोटा लड़का कितनी अच्छी तरह सब काम कर लेता है और तुम लोग वो की कुछ भी नहीं कर सकते। शर्म नहीं आती तुम्हें। यह देख सुनकर बेर बीज के माँ बाप की खुशी दिन पर दिन बढ़ती गई। बेर बीज मेहनती होने के साथ साथ चतुर भी बहुत था। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ गया और सारे गांव में फसल के नाम पर एक दाना तक पैदा न हुआ। इधर गांव वासियों को खाने के लाले पड़े हुए थे और उधर शहर से सरकारी अफसर उनसे कर वसूल करने आ धमके, जिसकी अदायगी अनाज के रूप में करनी होती थी। लेकिन बेचारे गाँववासी यह कर चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए मजिस्ट्रेट के हुक्म पर उनके गाय बैलों और गधों की कुर्की कर ली गई। अब किसानों के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई कि मवेशियों के बिना अगले बसंत में खेती बाड़ी कैसे की जाएगी। इसलिए वे बेहद चिंतित हो उठे। मगर बेर बीज ने उनसे कहा, आप लोग चिंता मत करें, मुझे एक उपाय सूझा है। कुछ गांववासियों ने उस पर विश्वास नहीं किया और वे कानाफूसी करने लगे। झूठा मुंह बड़ी बात। मगर बेर बीज ने उनसे किसी प्रकार की बहस में न उलझकर केवल यह जवाब दिया, जी हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग चिंता न करें और धीरज के साथ इंतजार करें और देखें। उसी दिन शाम को बेर बीज भागा भागा मजिस्ट्रेट के अस्तबल के पास पहुंचा और छलांग लगाकर बाड़ी के अंदर पहुंच गया। फिर वह छिपकर अस्तबल के पहरेदारों के सो जाने का इंतजार करने लगा। जब पहरेदार नींद में बेसुध हो गए तो बेर बीज ने झटपट एक गधे की रस्सी खोली और उछलकर उसके कान में घुस गया और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से पहरेदारों की नींद खुल गई और वे हड़बड़ाहट में चिल्ला पड़े, चोर चोर, कोई यहाँ गधे की चोरी करने घुस आया है। फिर वे फौरन अपनी तलवारें और भाले लेकर यहाँ वहाँ चोर की तलाश करने लगे। उन्होंने बाड़े का कोना कोना छान मारा, लेकिन चोर को न ढूंढ पाए। आखिरकार वे हार कर अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज फिर से आई। एक बार फिर तमाम पहरेदार हड़बड़ाकर उठ बैठे और चोर की तलाश में इधर उधर भागा दौड़ी करने लगे, लेकिन इस बार भी उनकी कोशिश नाकाम रही। चोर की तलाश का यह सिलसिला आधी रात के बाद तक चलता रहा और अब पहरेदार थक कर चूर चूर हो गए थे और उन्हें नींद सताने लगी। प्रधान पहरेदार ने कहा, आज रात कोई अजीब सी बात हो रही है, खैर उस पर ध्यान मत दो, अब हम सब जाकर सो जाएं। वे लोग बेहद थके हुए थे, इसलिए लेटते ही खर्राटे भरने लगे। यह देखकर बेर बीज गधे के कान से नीचे कूद पड़ा और अस्तबल का दरवाजा खोल मवेशियों को हाँकता हुआ अपने गांव लौट गया। मवेशी अस्तबल से ले जरूर जाए जा चुके थे, लेकिन मजिस्ट्रेट उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए पौ फटते ही वह पहरेदारों के साथ किसानों को गिरफ्तार करने उनके गाँव जा पहुँचा।
उसके हुक्म पर तमाम गांववासी एक जगह पर इकट्ठा किए गए और उनसे पूछताछ शुरू की गई। तभी बेरबीज मजिस्ट्रेट के सामने कूद कर आया और बोला, मैं मवेशियों को वापस ले आया हूँ, बोलो तुम क्या करना चाहते हो। मजिस्ट्रेट चीख कर बोला, इसे बांध दो, इसे बांध दो। पहरेदारों ने उसे जंजीर से बांधने की हर चंद कोशिश की, मगर वह इतना छोटा था कि जंजीर की कड़ियों से बाहर निकल आया और उछलकर मजिस्ट्रेट और उसके पहरेदारों के सामने जा खड़ा हुआ और उनकी ओर देखता हुआ ठहाके लगाने लगा। यह देखकर पहरेदार बेहद घबरा गए और बेरबीज को घेरकर चक्कर पर चक्कर लगाने लगे। फिर भी उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। लेकिन मजिस्ट्रेट एक सूझबूझ वाला व्यक्ति था। उसने कहा, बेरबीज को पकड़कर बटुए में डाल दो और उसे बड़े दफ्तर ले चलो। जब मजिस्ट्रेट अपने बड़े दफ्तर के हॉल में आराम से बैठ गया तो उसने मेज पर अपना घूंसा मारा और जोर से कहा, इसकी खूब पिटाई करो। उनकी मार से बचने की खातिर बेरबीज उछलकर कभी एक तरफ चला जाता तो कभी दूसरी तरफ। पहरेदारों ने उसे पकड़ने और पीटने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसका कद इतना छोटा था कि वह उनके हाथ ही नहीं आया। तब मजिस्ट्रेट गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाया, और पहरेदारों को ले आओ, साथ में कुछ और डंडे भी। यह सुनकर बेरबीज ने उछलना बंद कर दिया। वह एक छलांग मारकर मजिस्ट्रेट की दाढ़ी पर चढ़ गया और फिर उसे जोर से पकड़कर इधर उधर हिलाने लगा। मजिस्ट्रेट दर्द से करहाता हुआ चीख पड़ा, इसे मार कर गिरा दो, इसे मार कर गिरा दो। पहरेदार लपक कर सामने आए और बेरबीज पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगे, मगर उनका निशाना खाली गया। उनके डंडे बेरबीज पर पड़ने के बजाय मजिस्ट्रेट की ठोड़ी पर बरसते रहे, जिससे उसके सभी दांत टूटकर बाहर आ गिरे। हॉल में मौजूद तमाम लोग यह दृश्य देखकर भयभीत हो उठे और मजिस्ट्रेट की मदद को दौड़ पड़े। उधर बेरबीज इत्मीनान के साथ हॉल से बाहर आया और खुशी खुशी अपने गांव वापस चल दिया। चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसका शीर्षक है 7 बहनें। तो दोस्तों सुनते हैं कहानी जिसका शीर्षक है कोई वस्तु न मिली। दोस्तों यह कहानी खोए जाति की लोक कथा है, तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। एक गांव में जहां के सभी निवासी मुसलमान थे, एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता था। इस परिवार के पास कई मुंह जमीन और बहुत से घोड़े थे। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि एक मुंह एकड़ का 1/6 भाग होता है। परिवार का मुखिया बुजुर्ग कुओत हो धन्ना सेठ के नाम से मशहूर था। उसकी कई पत्नियां थी, मगर बेटा केवल एक ही पत्नी से हुआ था। बेटे का नाम अफू था। जाहिर है अगर परिवार इतना धनी और बड़ा हो और बेटा इकलौता, तो उसे हर कोई अपनी आंख के तारे की तरह परम प्रिय समझता है। सो यही स्थिति इस बेटे की भी थी। जैसा बाप वैसा बेटा वाली कहावत इस परिवार के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती थी। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि वह अपने बाप के पद चिन्हों पर ही चलेगा। अंत में तंबाकू पीने, जुआ खेलने, शराब पीने और दावतें उड़ाने में अपना सारा समय गवा देना ही उसकी जिंदगी का ढर्रा बन गया। बुजुर्ग कुओत हो के पास 100 घोड़ों का एक कारवां था, जिनकी देखभाल करने के लिए उसने 30 साइस रखे हुए थे। हर बार घोड़ों का यह कारवां जब दूर की यात्रा से लौटकर आता, तो कुओत हो की हवेली के आंगन में चांदी, खाद्य पदार्थों और तरह तरह की अन्य चीजों के ढेर लग जाते, जिन्हें कारवां के लोग अपने साथ ले जाते थे। हर बार लौटकर वे बड़े उल्लास से चर्चा करते कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अमुक कस्बे या काउंटी में क्या देखा और वहाँ अपना वक्त कितनी अच्छी तरह बिताया। वे लोग उन स्थानों के भांति भांति के स्वादिष्ट फलों का भी बखान करते, जिसे सुनकर नौजवान बेटे के मुंह में पानी भर आता। हालांकि कारवां के लोग वापसी में हर बार तरह तरह के फल लाते थे, फिर भी इतनी लंबी यात्रा के बाद उन फलों में वह ताजगी नहीं रहती थी। एक दिन बुजुर्ग कुओत हो का नौजवान बेटा जुए में फिर हार गया और घर लौटकर अपने पिता से बोला, पिताजी मैं बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ और अपनी किस्मत बनाकर जिंदगी का मजा लूटना चाहता हूँ। बुजुर्ग कुओत हो अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। यह तो बहुत अच्छा है, उसने कहा। अगर तुम यात्रा पर जाओगे तो इन कमीने साइसों को हमारी पीठ पीछे धोखाधड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हें देखकर उन्हें बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। अपने साइसों का जिक्र करते करते उसे गुस्सा चढ़ आया और वह उन्हें कोसने लगा। मैंने जिंदगी भर इन सब का इतना ख्याल रखा है, मगर ये सब जगह लोगों से यही कहते फिरते हैं कि मैं इनकी बदौलत ही अमीर बना हूँ। सबके सब एहसान फरामोश हैं। बाजी कुछ पल दम लेकर वह फिर बोला,
अफू, तुमको होशियारी और चतुराई सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद परिवार की तमाम धन संपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में आएगी। अगली बार जब कारवां वापस आया तो बुजुर्ग कुओथो ने सभी साइसों को अपने सामने बुलाया और उनका हालचाल पूछने के बाद ऐलान किया, अब से मेरा बेटा अफू कारवां के साथ जाया करेगा और सारा व्यापार भी वह खुद ही करेगा। तुम लोगों का काम केवल घोड़ों की देखभाल करना होगा। अफू जब जैसा हुक्म दे उसे बिना किसी शक सुबह या एतराज के पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। उसकी यह बात सुनकर सभी साइस खामोश खड़े रहे। अगले दिन कपड़ों के थान, स्त्रियों के जेवर, नमक और बिक्री की अन्य सभी बहुत सी वस्तुएं घोड़ों पर लाद दी गयी। फिर मस्जिद के इमाम को बुलाया गया, जिसने कुरान की आयतें पढ़ी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दावत दी गई। इसके बाद कारवां ने कूच कर दिया। गरीबों के लिए यात्रा करना एक कठिन और दुखद अनुभव होता है, जबकि अमीरों के लिए वह बड़े आराम और सुख की बात होती है। सफर के दौरान अफू के साइस घोड़े पर चढ़ने और उससे उतरने में उसकी मदद करते। जहाँ वह आराम करने के लिए ठहरता या अपनी रात बिताता, वहाँ उसकी अच्छी से अच्छी देखभाल की जाती। इसलिए उसे अपनी पूरी यात्रा के दौरान आनंद ही आनंद मिला। हालांकि अफू पहली बार सफर के लिए घर से बाहर निकला था, फिर भी उसका ख्याल था कि व्यापार के बारे में जो कुछ जानना चाहिए वह सब पहले से ही जानता है। वह सोचता था कि व्यापार करना जुआ खेलने की तरह है, जिसके लिए केवल चालाक होना जरूरी है। उसका ख्याल था कि अगर वह चतुराई से ठीक ठीक माल चुनकर खरीद ले तो जरूर बहुत मुनाफा कमा सकेगा। उसे विश्वास था कि वह जो भी व्यापार खुद करेगा इतनी चतुराई से करेगा कि जितना उसके अनुभवी से अनुभवी सहायक भी नहीं कर पाएंगे। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और एक दिन तीसरे पहर वे लोग एक कस्बे में पहुँचे। यह कस्बा ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहाँ चहल पहल काफी थी। अफू कस्बे की एक सराय में ठहर गया। कुछ देर बाद वह अपने 2 साइसों को साथ लेकर बाहर घूमने निकला। पहले उन्होंने एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में छक कर खाना खाया, फिर कस्बे में घूमना फिरना शुरू किया। लोगों की भीड़ भाड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते वे एक सड़क पर आ पहुँचे, जहाँ बहुत से लोग एक छोटी सी दुकान के सामने इकट्ठा थे। उस मजमे को देखकर अफू यह जानने को उत्सुक हो उठा कि आखिर किस चीज ने इतने सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। वह भीड़ को चीरकर आगे पहुँचा और देखा कि एक आदमी कागज पर छोटी कूंची से कुछ बारीक रेखाएं खींच रहा है। उस आदमी ने पहले काली स्याही में कूंची डुबोई और फिर कागज पर बहुत सी छोटी छोटी लकीरें खींच दी। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उस आदमी को मुट्ठी भर चांदी के सिक्के देकर वह रेखांकित कागज खरीद लिया। यह आदमी क्या कर रहा है? अफू ने अपने साथ के साइसों से पूछा। वह कूंची से लिख रहा है और उसने उससे बड़ा नाम कमाया है। उसकी लिपि बेहद सुंदर है। क्या इस काम से उसको अच्छी कमाई भी होती है? बेशक, अपनी इस कूंची से वह एक ही दिन में बहुत सी चांदी हासिल कर लेता है। बहुत खूब, पैसा कमाने का यह कितना अद्भुत तरीका है। मैं इस तरह की दर्जनों कूंचियां खरीद कर ले जाऊंगा। फिर कुछ सोच विचार के बाद अफू ने अपने एक साइस से कहा, उस आदमी के पास जाकर पूछो कि उसके पास कितनी कूंचियां हैं, मैं सबकी सब खरीद लूंगा। बेचारे साइस की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह अपने नौजवान मालिक की अक्लमंदी पर शक करे। इसलिए वह उस आदमी के पास जाकर कूंचियों के बारे में पूछताछ करने लगा। पहले उस लिपिकार ने अपनी कूंचियां बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन साइस द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बाद वह 20 घोड़ों पर लदे माल के बदले 2 कूंचियां देने को राजी हो गया। उसी शाम को अफू ने लिपिकार को 20 घोड़ों पर लदा माल दे दिया और उससे 2 कूंचियां लेकर जेब में रख ली। हा हा हा, अफू ने ठहाका लगाया। अब तो मैं जब चाहूँ खूब पैसा कमा सकता हूँ, और मैंने इन 2 जादुई कूंचियों के लिए उसे दिया ही क्या है, सिर्फ 20 घोड़ों पर लदा माल। कितना सस्ता सौदा है। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कारवां अपने रास्ते पर फिर आगे बढ़ने लगा। एक दिन उन लोगों ने दोपहर का खाना खाने और आराम करने के लिए सड़क के किनारे पड़ाव डाला। वहाँ से कुछ दूर एक किसान हवा और धूप की परवाह न करके अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था। यह कौन सी चीज है जिसे तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है? अफू ने कौतूहलवश उस किसान से पूछा। क्या तुम्हारा मतलब इस औजार से है जिससे मैं काम कर रहा हूँ? यह कुदाली है। कुदाली, यह बड़े काम की चीज है। मैं अपने इसी अद्भुत औजार से जमीन खोदकर सोना चांदी निकालता हूँ। मेरे खाने पहनने की जरूरतें इसी से पूरी होती हैं। किसान ने उत्तर दिया। वाह, कितनी अद्भुत चीज है। सोना, चांदी, कपड़ा, जो चाहो इससे मिल सकता है। अच्छा, यह तो बताओ कि तुम्हारे पास इस तरह के कितने औजार हैं? अफू ने अगला सवाल किया। कितने औजार हैं? अरे, एक आदमी की पूरी जिंदगी के लिए एक औजार काफी है। आखिर मैं एक से ज्यादा औजार रखकर करूँगा क्या? यह चीज जरूर मुझे धनवान बना देगी। अफू ने मन ही मन सोचा। इसे मुझे बेच दो, वह किसान से बोला। फिर उसने सड़क के किनारे खड़े घोड़ों की पीठों पर लदे माल की ओर इशारा करते हुए किसान को राजी करने की कोशिश की। देखो, मेरे पास कितना माल है। तुम अपनी यह कुदाली मुझे देकर मुझसे जितना माल चाहो ले लो। किसान ने माल से भरी 30 गठरियां लेकर अपनी कुदाली अफू को दे दी। अब तो इस चीज की मदद से मैं जो चाहूँ हासिल कर सकता हूँ, और इसके बदले मुझे ज्यादा नहीं, केवल 30 गठरी माल ही देना पड़ा।
अफू ने खुश होते हुए मन ही मन कहा। फिर अफू और उसके नौकर चाकर घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते एक दिन वे लोग एक बहुत बड़े कस्बे में पहुँचे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। अफू ने अपने साइसों से कहा, हम लोग आज का पूरा दिन यहीं गुजारेंगे। उस दिन भी अफू पहले की तरह अपने 2 साइसों को साथ लेकर कस्बे में घूमने फिरने निकल पड़ा। जब वे एक चौराहे पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें लोगों की भीड़ नजर आई। अफू उनके बीच से घुसकर आगे पहुँचा। उसने देखा कि एक आदमी लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा उठाए चारों ओर खड़े लोगों को दिखा रहा है। वह क्या कर रहा है? अफू ने अपने साइसों से पूछा। वह एक जादूगर है, उन्होंने उत्तर दिया। अफू गौर से उसे ताकने लगा। उसने देखा कि जादूगर ने बड़ी फुर्ती से वह बक्सा दाएं बाएं आगे पीछे घुमाकर दर्शकों को यह दिखाया कि वह बिल्कुल खाली है। फिर उसने अपने रुमाल से उसको ढक दिया और मुंह से कुछ अजीब से शब्द बोलकर चिल्लाने लगा, आ जाओ, आ जाओ। इसके बाद उसने रुमाल को धीरे से हटाया और उस बक्से से चावल, पकवान, पैसे, मिठाइयाँ और भगवान जाने कितनी अन्य चीजें बाहर निकली। अफू ने सोचा, वाह, यह तो सचमुच एक बेहतरीन चीज है, उन सबसे कहीं अच्छी जिन्हें मैं अब तक खरीद चुका हूँ। इसे तो जरूर खरीदना चाहिए। उसने साइसों को बुलाया और कहा, अरे जरा सुनना, हमारे पास कितना माल बचा है, वह लाकर इस जादूगर को दे दो और बदले में उसका बक्सा ले लो। हुजूर, क्या आप नहीं देखते कि यह महज उसकी हाथ की सफाई है? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। ज्यादा चीं चपड़ मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। अफू ने उनको फटकार लगाई। वह हंसने लगा। खाना, शराब जब चाहूँ हासिल कर लूं। इसके लिए मैंने केवल 40 गठरी माल ही तो दिया है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, अपने बाप से भी ज्यादा दौलत हासिल कर लूंगा। अब अफू के पास जितना माल था वह सब खत्म हो गया। केवल 90 घोड़े ही बाकी बचे थे। सराय में लौटने के बाद उसे एक चालाकी सूझी। उसने सोचा कि इतने ज्यादा घोड़े और साइज उसके साथ हैं, उनके लिए कोई काम धाम तो रहा नहीं, बेकार में उन पर बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें यहाँ से चलता क्यों न कर दिया जाए। ऐसा सोच उसने तमाम घोड़े अपने साइसों में बांट दिए और उन्हें घर लौट जाने का हुक्म दिया। बेचारे साइसों की इतनी हिम्मत कहाँ कि वे उसका हुक्म न माने। वे एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखते हुए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, कोई वस्तु न मिली नामक कहानी आज यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी यह कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने के लिए सुनना मत भूलिए हमारा अगला अंक। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जैन। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर शूकर का पीछा करता है और उसकी पूरी बात सुन लेता है और उसके बाद सांचांग को आकर सब कुछ बताता है। जब शूकर वापस आता है तो वह अपनी सोची हुई कहानी बताने लगता है, जिसे सुनकर वानर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। इसे सुनकर शूकर बहुत हैरान हो जाता है और सभी से माफी मांगता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। शूकर खड़ा होकर दोबारा चल पड़ा। रास्ते पर चलते हुए उसे बार बार शक हो रहा था कि कहीं वानर किसी न किसी रूप में उसका पीछा करता चला रहा है, इसलिए उसे जो भी दिखाई देता वह उसी को वानर समझ बैठता था। 2-3 कोस चलने के बाद जब उसने एक बाघ को पर्वत की ओर से दौड़ता आता हुआ देखा तो वह अपना पांचा तान कर कहने लगा, भाई तुम यही देखने आए हो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। विश्वास करो, इस बार मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ और दूर चलने पर हवा के तेज झोंके से एक सूखा मरा पेड़ टूटकर उसकी ओर लुढ़कने लग गया। उसे देखकर अपनी छाती पीटता, पांव पटकता वह कहने लगा, भाई मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने कह तो दिया कि मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, पर आप हैं कि खुद को एक सूखे हुए पेड़ में बदलकर मुझ पर आक्रमण करने चले आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद उसने एक सफेद गर्दन वाले कौवे को अपने सामने ही कांव कांव करते देखा। वह कहने लगा, भाई आप तो सचमुच बहुत बेशर्म हैं। मैंने आपसे सच्चे मन से कह तो दिया कि मैं कोई झूठी बात नहीं कहूंगा, फिर आपको खुद को कौवे में बदल लेने की क्या जरूरत थी? क्या आप मेरी हर बात सुनते चले आ रहे हैं? असल में वानर तो उसका पीछा कर ही नहीं रहा था। शूकर का यह भ्रमपूर्ण विचार कि वह जहाँ जहाँ जा रहा है वानर भी वहीं वहीं मौजूद है, शूकर की ही कल्पना थी। इस समतल शीर्ष पर्वत पर एक कमल पुष्प गुफा थी जिसमें 2 दैत्य रहा करते थे। बड़े का नाम था स्वर्ण श्रृंगराज और छोटे का था रजत श्रृंगराज। स्वर्ण श्रृंगराज अपने सिंहासन पर आसीन होकर रजत श्रृंगराज से कहने लगा, हमने अनेक दिनों से पर्वत पर पहरा नहीं दिया है। रजत श्रृंग ने कहा, जी बिल्कुल सही, काफी समय बीत गया है। स्वर्ण श्रृंग बोला, तो तुम आज पहरा दे आओ। रजत श्रृंग ने पूछा, आज ही क्यों? स्वर्ण श्रृंग ने कहा, लगता है तुमने वह समाचार नहीं सुना होगा कि पूर्व के थांग सम्राट के अनुज थांग भिक्षु को पश्चिम में बुद्ध का पूजन करने के लिए भिजवाया गया है।
उसके 3 शिष्य हैं, नवदीक्षित सुन, शूकर और भिक्षुरेतात्मा। इस तरह उनके घोड़े के साथ वे कुल मिलाकर 5 लोग हैं। तुम उन्हें खोजकर मेरे पास ले आओ। रजत श्रृंग बोला, अगर हमें मनुष्यों का मांस ही खाना है तो हम उनको कहीं भी पकड़ ले सकते हैं। इन भिक्षुओं को जहाँ भी जाना है उन्हें आप जाने क्यों नहीं देते? स्वर्ण श्रृंग ने समझाया, तुम नहीं समझ रहे हो। कुछ साल पहले स्वर्ग छोड़ते समय मैंने सुना था कि थांग भिक्षु श्रद्धेय स्वर्ण चिश्विर का मनुष्य अवतार है। उसका मांस जो भी खा लेगा वह शाश्वत काल तक जिंदा रहेगा। रजत श्रृंग खुश होकर बोल उठा, अगर हमें केवल उसका मांस खाकर ही चिरजीवी होना है तो फिर ध्यान लगाने स्त्री पुरुषों के जोड़े मिलाने की क्या जरूरत है? हमें तो केवल उसे खा लेना पड़ेगा। फिर तो मैं जल्दी ही उसे पकड़ लेकर आता हूँ। इतने जल्दी मत करो। हड़बड़ी में किसी ऐसे भिक्षु को मत पकड़ लाना जो थांग भिक्षु न हो। मुझे याद है कि वह कैसा दिखाई देता है। एक बार मैंने उसके और उसके शिष्यों के चित्र बनाए थे। तुम इन चित्रों को अपने साथ ले जाओ और तुम्हें जो भी भिक्षु मिले उनको इन चित्रों से मिलाकर देख लेना। फिर वह उन चित्रों को साथ लेकर गुफा से बाहर निकल आया। शूकर का भाग्य ही खोटा था। वह सीधा उन्हीं दैत्यों के दल में चलता चला गया। वे उसका रास्ता रुके खड़े थे और उसे पूछ रहे थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मंद बुद्धि शूकर ने अपनी नजर ऊपर उठाई, आंखों पर बड़े कान ऊंचे किए और आतंक से भरा हुआ वह देखने लगा कि वे सब पिशाच थे। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं तीर्थ यात्री हूँ तो ये मुझे बंदी बना लेंगे। मैं तो खुद को एक सामान्य यात्री ही बताऊंगा। छोटे दैत्यों ने रजत श्रृंग राज को बताया कि वह एक साधारण यात्री था। उन 30 छोटे पिशाचों में कुछ उसे पहचान गए थे, कुछ नहीं पहचान पाए थे। जिन पिशाचों ने उसे पहचान लिया था उनमें से एक को याद था कि रजत श्रृंग को क्या आदेश दिए गए थे। वह कह उठा, राजन, ये तो उन चित्रों का शूकर लगता है। रजत श्रृंग ने वे चित्र ऊपर उठवाकर टंगवा दिए। छोटे पिशाचों ने वे चित्र अपने भालों की नोक पर टांग रखे थे। उन चित्रों की ओर इशारा कर रजत श्रृंग कहने लगा, वह सफेद घोड़े पर थांग भिक्षु बैठा है और वह लोमश चेहरे वाला नवदीक्षित सुन है। शूकर सोच रहा था, हे नगर देवता, मुझे तो इस झमेले से अलग ही रखो। मैं आप पर 3 बलि और मदिरा के 24 प्याले चढ़ाऊंगा। वह मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा था और उधर पिशाच कह रहा था, वह लंबा काला व्यक्ति भिक्षुरेतात्मा है और वह लंबी थूथनी और बड़े बड़े कानों वाला शूकर है। अपना नाम सुनते ही शूकर ने अपनी थूथनी अपने कपड़ों में छिपा ली। दैत्य ने कहा, भिक्षु, अपनी थूथनी बाहर निकालो। शूकर बोला, मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ था, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। रजत श्रृंग ने छोटे पिशाचों को कांटों से पकड़कर थूथनी बाहर निकालने की आज्ञा दी, जिस पर शूकर ने खुद ही तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। शूकर को पहचानते ही दैत्य ने अपनी तलवार ऊंची कर ली और उस पर वार कर दिया। शूकर ने 5 पर वार झेल लिया। मुस्कुराते हुए पिशाच बोला, तुमने बड़ी देर में दीक्षा ली है। शूकर ने जवाब दिया, बालक, तू है तो चतुर, लेकिन तुझे ये कैसे पता चला? पिशाच कहने लगा, जिस तरह तूने अपने पांचा पकड़ रखा है, इससे पता चला। इस पांचे को तू साग तरकारी की क्यारियों की भूमि को समतल बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा होगा। जरूर तूने इसे कहीं से चुराया है। शूकर बोला, तू इस पांचे को नहीं जानता। यह सुनकर दैत्य पहले से भी ज्यादा दृढ़ संकल्पित हो गया और उसने अपने सप्त नक्षत्र खंग से शूकर के साथ पर्वत पर युद्ध के 20 चक्र लड़े। शूकर भी गुस्से में भरकर लड़ता रहा। अगर शूकर को केवल एक ही शत्रु से युद्ध करना पड़ता तो वह बिल्कुल जीत गया होता, लेकिन जब सभी छोटे पिशाचों ने मिलकर उस पर वार करना शुरू कर दिया तो वह अपना संतुलन खो बैठा और ज्यादा समय तक उनका सामना न कर पाने की हालत में वहाँ से हार कर भाग निकला। भागते समय रास्ते के ऊंचे नीचे होने का ख्याल न रहने पर वह एक लता पर फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उन पिशाचों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया और वे खरलोम, कान, पाँव और पूंछ पकड़कर उसे गुफा में ले गए। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि समतल शीर्ष पर्वत पर एक कमल पुष्प गुफा थी जिसमें 2 दैत्य रहा करते थे। बड़े का नाम था स्वर्ण श्रृंग राज और छोटे का था रजत श्रृंग राज। स्वर्ण श्रृंग राज बताता है कि रजत श्रृंग राज को जाकर सांचांग और उसके शिष्यों को पकड़ना है। इसके लिए वह बनाए गए चित्रों को दे देता है ताकि वह किसी गलत इंसान को न पकड़ लाए। रजत श्रृंग राज जैसे ही शूकर को देखता है तो वह उसके साथ युद्ध करने लगता है और जब शूकर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता तो वह घुटने टेक देता है और वे उसे पकड़कर गुफा में ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। शूकर को गुफा में ले जाकर पिशाच ने कहा, भाई साहब, ये रहा उनमें से एक। खुश होकर बड़े पिशाच ने कहा, इधर लाओ, जरा मैं भी तो देखूं। छोटे पिशाच ने पूछा, क्या यह वही नहीं है? बड़े पिशाच ने जवाब दिया, नहीं, तुम गलत व्यक्ति को पकड़ लाए हो, ये तो बेकार है। मौके का फायदा उठाकर शूकर बोला, राजन, वास्तव में मैं तो एक बेकार भिक्षु हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो पूरा मनुष्य भी नहीं हूँ। छोटा पिशाच बोला, जी नहीं भाई साहब, इसे मत छोड़िएगा। बेकार होते हुए भी है तो ये थांग भिक्षु के ही दल का। इसका नाम शूकर है। हम इसे पीछे बने पानी के जलाशय में डाल देंगे और इसे उस समय तक वहीं पड़ा रहने देंगे जब तक इसके सारे खरलोम शरीर से उखड़कर गिर नहीं जाएंगे। फिर हम इसे नमक लगाकर सुखा लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी मदिरा के साथ इसका मांस चबा लिया करेंगे। शूकर बोल उठा, हाय रे दुर्भाग्य, मुझे भी शूकर मांस की फेरी लगाने वाले पिशाच के हाथों में पड़ना था। छोटे पिशाच गण शूकर को पकड़कर अंदर ले गए और उसे जलाशय में पटक दिया। इस बीच सांचांग ढाल पर बैठा चिंता कर रहा था। उसके कान गर्म हो गए थे। राह देखते देखते आंखों में खुजली मचने लग गई थी। वह कहने लगा, हुकुम, शूकर को पर्वत पर पहरा लगाते काफी देर हो गई है, वह अब तक क्यों नहीं लौटा?
वानर ने बोला, गुरुदेव, क्या आप उसकी मानसिकता नहीं जानते? सांचांग ने पूछा, मानसिकता? कैसी मानसिकता? वानर कहने लगा, अगर पर्वत पर पिशाच होते तो वह उनके सामने व्यर्थ सिद्ध होकर हाय तौबा करता मुझे सूचना देने आ गया होता। मेरे ख्याल से यहाँ पिशाचों का वास नहीं है। मुझे लगता है कि रास्ता सीधा सरल देखकर वह निरंतर आगे बढ़ता चला गया होगा। अगर वह आगे ही चलता चला गया होता तो फिर उसके साथ हमारा मिलना कहाँ हो सकेगा? यह तो एक विशाल निर्जन क्षेत्र है। नगर या हाट बाजार की तरह होता तो बात दूसरी थी। यहाँ तो उसे खोजना भी बहुत मुश्किल है। वानर ने उसे आश्वस्त किया, आप घोड़े पर सवार हो जाइए और फालतू की चिंता करना बंद कर दीजिए। वह आलसी मंद बुद्धि बहुत तेज नहीं चल सकता। अगर आपने अपना घोड़ा तेज चलाया तो हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे और फिर हम सब साथ मिलकर यात्रा करने लगेंगे। थांग भिक्षु घोड़े पर चढ़ गया और मार्ग दिखाता वानर आगे आगे चलने लगा। भिक्षु रेतात्मा पीछे पीछे चलने लग गया। वरिष्ठ दानवराज स्वर्ण श्रृंग ने छोटे दानवराज रजत श्रृंग से कहा, भाई, शुकर को तो तुम पकड़ लाए हो। अब ये निश्चित ही है कि थांग भिक्षु भी यही कहीं होगा। तुम एक बार फिर जाकर खोजो और देखो, इस बार गलत व्यक्ति को मत पकड़ लाना। रजत श्रृंग ने कहा, लीजिए, अभी चला। उसने 50 छोटे पिशाच इकट्ठे कर लिए और तुरंत ही खोजने के लिए निकल गया। चलते चलते उन्होंने एक मंगलमय मेघ को आकाश में तैरते और चक्कर काटते देखा। छोटा दानवराज कहने लगा, थांग भिक्षु यही है। छोटे पिशाचों ने पूछा, कहाँ है? रजत श्रृंग बोला, सब पुरुषों के सिर के ऊपर हमेशा एक मंगलमय मेघ चमकता रहता है और दुष्टों के शरीर से कुलचित वाष्प प्रवाहित होती रहती है। थांग भिक्षु परम श्रद्धेय स्वर्ण चिश्वीर का अवतार है। वह एक पवित्र प्राणी है जो 10 जन्मांतरों तक अपनी आचरण शुद्धि करता रहा है, इसलिए उसका अपना एक मंगल मेघ है। वे छोटे पिशाचगण तब भी उस मंगल मेघ को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए छोटे दानवराज ने उस ओर इशारा कर बताया, वो देखो, वह रहा मंगल मेघ। हर एक इशारे पर सांचांग अपनी काठी पर 3 बार थरथराता और व्याकुल होकर कहता, शिष्यों, मुझे कंपन क्यों हो रहा है? भिक्षु एकात्मा ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, आप अजीर्ण होने के कारण व्यथित हो उठे हैं। वानर ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? इन सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ों पर चलते हुए गुरुदेव परेशान हो गए हैं, लेकिन गुरुदेव, आप डरे नहीं। लौह दंड की मदद से मार्ग साफ कर देने पर आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। यह कहकर वानर ने सैनिक शास्त्रों में वर्णित समस्त विधि विधानों के अनुसार अपना लौह दंड ऊपर नीचे और गुरुदेव के घोड़े के सामने घुमाना शुरू कर दिया। थांग भिक्षु उसको इस संसार में अनुपलब्ध अप्रतिम दैवी शक्तियों का प्रदर्शन करते देख रहा था। वानर को ऐसा करते देख पिशाच के तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। पर्वत शिखर पर खड़ा जब वह यह देख रहा था तब मानो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर उड़ने लग गई थी। वह खुद से कह उठा, अब मैंने जाना कि नवदीक्षित सुन के बारे में मैं जो कुछ सालों से सुनता चला रहा हूँ वह बिल्कुल साफ है। उसके पास आकर छोटे पिशाच कहने लगे, राजन, आप अपने शत्रु को महान और खुद को हीन क्यों बना रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह कौन है जो इतना ज्यादा भयंकर है? रजत श्रृंग बोला, वानर की इंद्रजालिक शक्तियों के रहते हम थांग भिक्षु को कभी नहीं खा पाएंगे। छोटे पिशाचों ने कहा, अगर आप उसका सामना करने में असमर्थ हो रहे हैं तो हम बड़े दानवराज के पास गुफा में रहती हमारी सेना को युद्ध करने के लिए भिजवा देने की प्रार्थना करने अपने कुछ साथियों को भेज दें। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो वे हमारे चंगुल से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। छोटा दानवराज बोला, तुम लोगों ने तो उसका लौहदंड देखा ही नहीं है। वह अकेला ही पूरी सेना का विनाश करने में समर्थ है, इसलिए हम केवल 400-500 पिशाचों को उसके लौहदंड के सामने विजय प्राप्त करने की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। पिशाचों ने कहा, तब तो हम लोग उस थांग भिक्षु को कभी नहीं खा सकेंगे, तो फिर उस शुकर को पकड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था। हम उसे भी आजाद कर देते हैं। छोटा दानवराज बोला, नहीं, उसे बंदी बनाना ही ठीक है, उसे छोड़ देना उचित नहीं होगा। भले ही हम अभी थांग भिक्षु को न खा पाए, लेकिन देर सवेर उसे तो जरूर खा ही लेंगे। पिशाचों ने पूछा, उसमें कितने साल लग जाएंगे? छोटे दानवराज ने कहा, उसमें साल नहीं लगेंगे। मेरे ख्याल से हमें उसको छल से पकड़ना चाहिए, हिंसक बनकर नहीं। अगर बल प्रयोग द्वारा हमने उसे पकड़ना चाहा तो हमें उसकी गंध तक नहीं मिल पाएगी, लेकिन सौजन्य पूर्वक अगर हम उसे अपना मित्र बना सके तो बाद में छल कपट कर हम उसे जरूर पकड़ने में सफल हो जाएंगे। छोटे पिशाच बोले, कृपया हमें अपनी योजना में शामिल कर लें। छोटा दानवराज कहने लगा, तुम सब शिविर में लौट जाओ, लेकिन देखो, वरिष्ठ दानवराज से कुछ मत कहना। अगर डर कर उन्होंने हमारी योजना किसी को बता दी तो सब चौपट हो जाएगा। मैं जादू से अपना रूप बदलकर थांग भिक्षु को पकड़ लूंगा। पिशाचों के चले जाने के बाद वह पहाड़ से कूदकर रास्ते पर आ गया और अपने शरीर को झटका देकर उसने खुद को एक वृद्ध तावपंथी में बदल लिया। वह बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। टांगे टूट जाने का छल करता तावपंथी का वेश धरे वह रास्ते के किनारे पड़ा था। उसके पांव खून से सने थे। वह चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। ठीक उसी समय वानर और भिक्षु रेतात्मा की मदद से आनंद पूर्वक भ्रमण करता हुआ सांचांग वहीं से निकल रहा था। उसने पितृदेव बचाओ, बचाओ की आवाज सुनी। वह कहने लगा, अरे, ऐसे निर्जन प्रदेश में कौन चीख रहा है? जरूर ही कोई बाघों, तेंदुओं या भेड़ियों से डरा हुआ व्यक्ति है।
तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।家之声。跨越千山万水，最忆乡音袅袅。朋友们，大家好，欢迎收看中央广播电视总台与上海人民广播电台长三角之声联合推出的《方言这么美》围炉诗画春节特别节目。来主持人福口，新春大吉，恭喜发财，新春大吉，恭喜发财。今天我们齐聚于上海嘉定区这座拥有深厚历史底蕴的沈家祠堂，在百年砖木的环抱之下，共同开启一场以声音为旅、以诗词为路的文化之旅。大家好，我是雪晶。大家好，我是雪景。新的一年呢，祝大家马到功成，夫上有钞票，身体好，运道好，样样得好。新的一年呢，祝大家马到功成，马上有钱，身体好，运气好，样样都好。在这座百年的祠堂里，我们仿佛能够听见历史的回响，而从此刻出发，我们将共同聆听这个时代最动人的声音。上海这座海纳百川的国际大都市，正奔涌向前，布展着一部连接世界、走向未来的时代长卷。今天我
我诚邀来自长三角和珠三角的朋友们，用最亲切的乡音、最诗意的篇章，共叙我们的文化根脉，共谱属于这个时代的心声。首先欢迎今天到场的各位老师们，请大家用方言给我们打招呼，并且送上新春祝福吧。我们从姜老师开始，我先来啊！大家好，我是姜冉。那么首先呢，再用阿拉桑台本土诗李如芳的一句诗祝福大家：春光晓色一时新，祝大家